उत्तराखंड गठन के 25 साल हो रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पॉलिटिकल शख्सियत के साथ जो उत्तराखंड गठन के समय से ही, यानी कि जब जो पहली सरकार थी नित्यानंद स्वामी की, तब वो सरकार में मंत्री रहे और बाद में मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे। रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ हैं। नेटवर्क 18 में आपका बहुत स्वागत है। निशंक साहब, आप पहली सरकार में मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उसके बाद आप सीएम रहे, केंद्र में भी आप मंत्री रह गए, आपका बहुत एक्सपोजर है। 25 साल में उत्तराखंड ने बहुत से सेक्टर्स में तो काम किया है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में स्टेट फिसला भी है। जैसे पलायन एक समस्या रही है, हमेशा लोग बोलते हैं कि बहुत माइग्रेशन होता है, वो सेटल नहीं हो पाया। हेल्थ भी आप मिनिस्टर रहे, हेल्थ को लेके भी लोगों की बड़ी शिकायतें रहती हैं। आप ओवरऑल कैसे आंकते हैं? यदि आप ये देखते हैं कि 2000 में जब राज्य बना, तो तब और अब यदि संक्षिप्त में पूछें तो मैं कहूँगा कि जमीन और आसमान का अंतर है। चाहे वो यातायात में हो, मोटर मार्गों का हो, चाहे हवाई मार्गों का हो, चाहे वो रेल मार्ग का हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे वो विश्वविद्यालयों का हो, चाहे वो औद्योगिकीकरण का हो। वो हर क्षेत्र में राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। हमारे पास यहाँ एम्स भी है, तो आईआईएम भी है, एनआईटी भी है, तो आईआईटी भी है। इतने छोटे से राज्य में यहाँ 30-32 विश्वविद्यालय हैं। इस छोटे से राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? इस छोटे से राज्य में देश का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हमने बनाया, क्योंकि ये आयुष प्रदेश है, आयुर्वेद का जन्मदाता है। यदि उस श्रृंखला में किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो राज्य ने बहुत प्रगति की है। और इसके साथ जन्म लेने वाले जो ये एक साथ 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, यदि इनकी भी आप समीक्षा करेंगे तो उत्तराखंड काफी आगे आपको मिलता है। और यदि आप हिमालय राज्यों का, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, यदि इन राज्यों को भी आप तुलना करेंगे और फिर उसके साथ समीक्षा करेंगे आप, तो भी इन पर्वतीय राज्यों में भी उत्तराखंड आपको कई दृष्टि से बहुत आगे लगेगा। लेकिन निशंक जी, जैसे कोर्स फील्ड है, जैसे यहाँ के हेल्थ है, हेल्थ की आपने बात की, बहुत से मेडिकल कॉलेजेस भी आए, लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ी, माइग्रेटरी पॉपुलेशन यहाँ भी आई काम करने के लिए लोगों की। तो हेल्थ की एक सेक्टर ऐसा है जिसपे बहुत सा लोगों का असंतोष रहता है। स्वभाव की है और कहीं भी रहेगा, क्योंकि हेल्थ तो क्या देहरादून में नहीं रहता है। हेल्थ तो ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति से जुड़ा है। लेकिन आप यदि सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हमने 108 शुरू किया, आज उसने विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा। तात्कालिक सेवा दी हमने, सोच भी नहीं सकता था कोई। जब हमने कहा कि हम ऐसी सेवा लाएंगे कि कोई टेलीफोन उठाएगा, दौड़ते हुए वो हनुमान की तरह आपके जीवन को बचाने के लिए आएगी, तो लोग हंसे थे और मैंने प्रेस की थी। लेकिन हम लाए और एक निश्चित समय के अंदर लाए और उसने पूरी दुनिया में अपना स्थान बनाया और देश के सभी राज्यों ने 108 को लिया। हम लोग को कोई सोच नहीं सकता देश का पहला और राज्य बने जब हम 15,000 में एमबीबीएस डॉक्टर बनाए। हमने कहा जहां तात्कालिक 108 है, वहां दीर्घकालिक अपने डॉक्टर हम पैदा करेंगे, तैयार करेंगे और ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जिनकी जरूरतें हैं। गरीब बच्चों को, वो जो मेरिट में श्रेष्ठ थे, उन बच्चों को लेकर के श्रीनगर जैसे स्थान में हम मेडिकल कॉलेज शुरू किया, 15,000 में डॉक्टर बनाना शुरू किया और उधर हल्द्वानी में शुरू किया। देश का कोई राज्य नहीं था, पहला राज्य था उत्तराखंड। और आज हम सैकड़ों डॉक्टर्स को निकाल रहे हैं, सैकड़ों डॉक्टर को निकाल रहे हैं। इतने सारे मेडिकल कॉलेज हुए हैं, तो स्वाभाविक ही है कि ये डॉक्टर और उनके साथ अनुबंध है कि जिनको हम इन मेडिकल कॉलेज से 2 जगह से निकालेंगे, ये 5 साल इनको अनिवार्य रूप में पर्वतीय क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। अनुबंध तो बहुत टूट भी रहे हैं यहाँ पे। और वो अनुबंध टूटते हैं तो फिर उनके खिलाफ वैसे काम होता है, कार्रवाई भी होती है। लेकिन आप यदि सकारात्मक दृष्टि से, यदि तार्किक दृष्टि से, तो हर जगह कहीं ना कहीं कमी होगी, लेकिन समग्रता की दृष्टि से आप देखेंगे तो अद्भुत काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ काम,
तब और अब देख रहे हैं ना, हम 25 साल की यात्रा को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है इस क्षेत्र में भी। अब मेडिकल कॉलेज कितने हैं आप बताइए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज कोई सोच सकता था, पिथौरागढ़ में कोई सोच सकता था, श्रीनगर में सोच सकता था, हल्द्वानी में सोच सकता था, देहरादून में सोच सकता था। कितने मेडिकल, यहाँ एम्स सोच सकता था, ऋषिकेश में एम्स आ जाएगा, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज है। तो इतने छोटे से राज्य में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप जब तुलना करेंगे तो आप मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से तो करेंगे, पर्वतीय राज्यों की। तो यदि उसकी तुलना में इस राज्य को देखेंगे तो समृद्ध और सशक्त राज्य है। एक सवाल ये था, क्यों आप यूपी में भी मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड में तो फिर स्टेट बन गया तो यहाँ आपने कमान संभाली है। अभी भी कई पॉलिसीज का जब डिजाइन होता है, जब लोग उसको बनाते हैं तो उसमें कंपैरिजन यूपी से करते हैं, ना कि हिमाचल या दूसरे पर्वतीय राज्यों से। ऐसा भी नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहा, और तब मैंने बाहर का चप्पा चप्पा छाना। उसी समय में हिमालय के राज्यों का अध्ययन किया, और तब शायद देश के अंदर पहला ऐसा उदाहरण था जब योजना आयोग सीधे उत्तराखंड को पर्वतीय विकास मंत्रालय को पैसा देता था ये उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार में पैसा आता था, लेकिन उस विभाग के लिए अलग आता था। तो हमारी नीतियां भी अलग थी। आज भी मुझे लगता है कि वो अलग ही, हम जो पर्वतीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुरूप ही बनना चाहिए। और मैं तो इसका हमेशा पक्षधर रहा कि जो ये हिमालय बेल्ट के राज्य हैं, इनके लिए बिल्कुल अलग नीति होनी चाहिए। जब मैं इधर मुख्यमंत्री था तो मैंने हिमालय विकास प्राधिकरण बनाया अलग सा। मैं चाहता था कि हिमालय का जो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, और जो हमारा ये जो राज्य है, ये राज्य केवल हमारे लिए नहीं, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए दुर्लभ राज्य है। ये पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है। ये भारत की संस्कृति का प्राण है जी। ये आयुर्वेद का जन्मदाता है, वेद पुराण उपनिषदों का जन्मदाता है। यहाँ तो मुझे लगता है कि विवेकानंद आते हैं अल्मोड़ा से, और शिकागो में वो पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का परचम लहराते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इधर आते हैं, वो विश्व भारती की कल्पना करते हैं, और जिनकी उस पुस्तक को उनका नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो गीतांजलि को भी इधर ही लिखते हैं। गांधी जी भी इधर आते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी ये ऊर्जा का केंद्र है हिमालय, और हम इसको भूलते नहीं है। इसलिए जब उत्तरांचल पर, इस राज्य पर जब भी उत्तराखंड पर नियोजन की बात हो, तो मुझे लगता है हमेशा हमको पहले दृष्टि में अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संजो करके रखने की सबसे पहली जो है योजना बना करके उसी के अनुरूप और योजनाएं बननी चाहिए। एक सवाल जो अभी तक सेटल नहीं हो पाया पिछले 25 सालों में, वो है स्टेट कैपिटल का। आप भी मुख्यमंत्री रहे, आपके समय में भी आया होगा, दूसरे चीफ मिनिस्टर्स के पास भी आया, अभी विधानसभा का सत्र हुआ उसमें फिर उठा। तो ये आपको पर्सनल राय आपकी क्या है? आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन हो इसका? मुझे लगता है कि देखिए, तब हमारे सामने परिस्थिति थी जब हमको राज्य बनाना पड़ा, और राज्य बना करके कहाँ इसकी राजधानी हो। मैं भी उसमें था, क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री था उत्तर प्रदेश में, और ये सचिवालय तो मैंने अपने सामने रात रात एक पांव पर खड़े होकर के बनाए हैं। तो हमारे सामने था नैनीताल और ये देहरादून, क्योंकि अवस्थापनाओं की दृष्टि से हमारे पास दूसरी जगह ऐसा नहीं था जहां हम तत्काल काम शुरू कर सकें। तो स्वाभाविक कि देहरादून फिर धीरे धीरे करके विकसित हुआ। एक समय था जब हम एक छोटी से शासनादेश के लिए लखनऊ जाना पड़ता था हमको, और आज एक समय है जब आप एक उंगली पर टच करते हैं पूरी दुनिया आपके सामने आ जाती है। तो एक तो इन परिस्थितियों को आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि गैरसैंण को तो मैं वहां का विधायक रहा, करण प्रयाग का, और गैरसैंण को तो मैंने ही, जब मैं उत्तर प्रदेश में था तो मैंने जो पर्वतीय क्षेत्र का अलग सा अपर निदेशक शिक्षा होता था, उसको मैं आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ लड़ झगड़ करके इलाहाबाद से मैंने गैरसैंण में बिठाया था। तभी वहां से वो हुआ कि ये राजधानी बनेगी, क्योंकि अपर निदेशालय फोनिया जी आज हमारे बीच नहीं है, वो उस समय कैबिनेट मंत्री होते थे, और मैंने इलाहाबाद में जाकर के धरना दिया था,
और विधानसभा में हंगामा मचा करके उसको हम लाए थे गैरसैंण में। लेकिन उसके बाद तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं जब से सरकार और गैरसैंण में, इसलिए गैरसैंण में जो बना राजधानी का, कि कुछ समय वहां पर भी चले और कुछ समय यहाँ चले, ये होता है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वहां सत्र चलने चाहिए, वहां सत्र चलने चाहिए, वहां गतिविधियां होनी चाहिए, वहां कुछ मुख्यालय जाने चाहिए, तो उसकी गतिविधियां चलती हैं और वो बहुत अच्छा होगा। देश के बहुत सारे राज्य हैं ऐसे जो शीतकाल में कहीं रहते हैं और ग्रीष्म काल में दूसरी जगह चलती है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी को जबरदस्ती एक चीज पर कहना है तो कहना केवल कहते हैं, क्योंकि एक शौक हो गया कुछ लोगों को, जैसे पलायन का शौक है, जैसे कुछ चीजें कहीं की कहीं आदमी जोड़ता तोड़ता रहता है। मुझे लगता है ये अवसर हमारे लिए आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है, ये अवसर हमारे लिए अपनी समीक्षा का है। हमारा रास्ता कहाँ तक गया, हमने क्या पाया है, और अभी हमारे सामने जो चुनौतियां उनका हम मिल करके कैसे मुकाबला करेंगे। ये राजनीति से भी ऊपर होनी चाहिए बातें, जबकि हम 25 वर्ष में हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। एक सवाल मेरा ये था कि जब आपका स्टेट बना था, अब उस फॉर्मेशन कमेटी में थे, तो उधम सिंह नगर हरिद्वार को जोड़ा गया और ये फिर स्टेट के ऐसे हिस्से बने जिनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, काफी वहां से रेवेन्यू स्टेट को मिलता है। अभी जब विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें देखा कि एक तरीके से विधायकों की बहस के बीच मैदान और पहाड़ के बीच खाई बनने लगी, इस तरीके का कुछ इंप्रेशन गया। क्या आपको लगता है वो डिसीजन तब का ठीक था, या ये इसका क्या सोल्यूशन हो? क्योंकि आप तो आपने सभी सीटें रिप्रेजेंट करी है, आपने हरिद्वार भी रिप्रेजेंट करी है, आप डोईवाला के भी रहे हैं, पहाड़ में भी रहे हैं, आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? जरा उन लोगों से पूछो ना जो इनकी बात ऐसी बातें करते हैं। यही लोग कभी गढ़वाल और कुमाऊं की बात करते थे, यही लोग कभी ठाकुर और ब्राह्मण की बात करते हैं, कभी हिल और मैदान की बात करते हैं। ये उत्तराखंड की बात करो ना, ये वो लोग हैं जो संकीर्ण सोच के लोग हैं। मैं समग्र उत्तराखंड के बारे में सोचता हूं और सोचना ही चाहिए। ये छोटी छोटी राजनीति करने का जो जिस ढंग से ये प्रचलन हो रहा है, ये किसी भी राज्य का स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग कौन है, कोई भी हो। ये हरिद्वार के बिना ये हमारा द्वार है, हरिद्वार के बिना उत्तराखंड का, देवभूमि का और यहाँ के बिना जो है उसका अस्तित्व क्या है। और मुझे मालूम है कि जब हरिद्वार नहीं था उस बिल में, उधम सिंह नगर के मुद्दे पर प्रकाश सिंह बादल जी अड़ गए थे, क्योंकि उधम सिंह नगर सुरक्षा समिति ने कह दिया कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में नहीं मिलना चाहिए। तो जब हम तर्क देते थे, पूछते क्यों नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ क्यों विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मालूम था उनके हजारों बीघा जमीन है और जितने बड़े बड़े लोग थे उनको लगा उत्तराखंड बनेगा तो ये इन पे कब्जा कर देंगे, तो उनको ये राज्य में मिलना ही नहीं चाहिए। कितनी मुश्किलों से अटल जी ने फिर एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बादल साहब से लगातार मीटिंग होती रही। फिर उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसमें हरिद्वार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती थी कि हरिद्वार उत्तराखंड में मिले। वो डे 1 से उसका विरोध कर रहे थे। और कल्याण सिंह जी, वो उनका बहुत आशीर्वाद रहा मुझे। लेकिन जब मैंने अटल जी को समझाया और अटल जी ने दोबारा वापस भिजवाया उस बिल को उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी को कि नहीं, निशंक से कुछ चर्चा करो। तो कल्याण सिंह जी थोड़ा सा नाराज हो गए मुझे, भाई उधम सिंह नगर के बारे में तो हम सहमत है आपसे, लेकिन आप उंगली पकड़ के हाथ पकड़ रहे हो, हरिद्वार से क्या लेना देना। पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिले हैं केवल। तो पहले से पर्वतीय क्षेत्र यही बोलते थे, जो पर्वतीय क्षेत्र का जो मिनिस्ट्री होती थी, पर्वतीय विकास मंत्रालय, उसमें ये 8 जिले होते थे, हरिद्वार उसमें नहीं आता था। तो मैंने कहा कि हरिद्वार तो हमारा द्वार है, दरवाजा है, उसके बिना उत्तराखंड का अस्तित्व भी नहीं है। तो फिर उस कमेटी ने बात की, हमने कोशिश की, और बहुत कोशिश करने के बाद शायद देश का ये पहला उदाहरण होगा जब कोई बिल भारत सरकार से आया हो और फिर उसने वापस मंगाया हो और दोबारा आया हो और दोबारा ये दोनों जोड़ करके गए हों। ये हरिद्वार उधम सिंह नगर की गली
गढ़वाल और कुमाऊं को संतुलित करती है। न कभी कोई गढ़वाल की बात करेगा, न कुमाऊं की बात करेगा, और न कोई पहाड़ की बात करेगा, न हिल की बात करेगा, मैदान की बात करेगा। इसकी जो संरचना है मेरे उत्तराखंड की, जो भी इन बातों को उठाएगा वो मुंह की खाएगा। जी, एक पॉलिटिकल सवाल था मेरा। 2007 से लेके 17 के बीच जो सरकारें रही, एक काल में आप भी मुख्यमंत्री रहे थे, बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। जब भी जो सरकार आई उसको एक दो विधायकों की हमेशा कमी पड़ी, दूसरी पार्टियों से समर्थन लेना पड़ा। 17 के बाद जरूर बीजेपी को एक तरफा समर्थन मिला है, लेकिन इस तरीके का लगता है कि कभी कभी पार्टी में बड़ा झगड़ा चल रहा है, कभी चीफ मिनिस्टर को लेके चल रहा है, कभी कोई दूसरी मांगे उठ रही हैं। आप, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के बहुत सीनियर और वेटरन नेता हैं, आप कैसे देखते हैं, आपका क्या टेक है? देखिए, ये अपनी पार्टियों का अपना अपना वो है, और यदि मुझसे पूछते हैं तो मैंने अपनी पार्टी को समय दिया है। वो मेरी पार्टी, मैं शुरू से बोला है कि मुझे मेरा उपयोग आप कहाँ करना चाहते हैं। आप चाहें मुख्यमंत्री बनाएं, आप चाहें तो संगठन में करें, आप जो चाहें, क्योंकि मैंने पार्टी को समय दिया है। जो मेरी क्षमता होगी, जो मेरा विजन होगा, जो मेरा मन होगा, वो मैं पार्टी को दूंगा उसके विजन को आगे बढ़ाने के लिए। ये पार्टी की अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत में इस बात का जरूर हूं कि किसी भी व्यक्ति को वक्त मिलना चाहिए, उसका विजन धरती पर वो क्रियान्वित कर सके। पार्टी की अपनी अपनी व्यवस्था हो सकती है और उनकी अपनी व्यवस्था है। हम लोग तो व्यवस्थापक हैं। आज इस कुर्सी पर बिठा दिया, ठीक है, उस व्यवस्था को देखेंगे, कल उस दूसरी कुर्सी पर बिठा दिया, उस व्यवस्था को देखेंगे। हम तो निष्ठा के साथ जुटते हैं और उसका प्रमाण देते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि किसी को भी, एक तो कोई भी सरकार स्थिर रहनी चाहिए। यदि कोई चुन गई है तो उसको पूरा समय होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, सरकार को अस्थिर नहीं होना चाहिए और नेतृत्व भी मिलना चाहिए, तो ठुक पीट करके होना चाहिए और फिर उसको पूरा वक्त मिलना चाहिए, ताकि उसको पता तो चले विजन क्या है। यदि हमने किसी को जिम्मेदारी दी है, आज आप यहाँ पर संपादक हैं, तो यदि मुझे आपको संपादक बनाना है तो मैं ठोक पीट करके ही बनाऊंगा आपको, फिर आपको व्यक्त दूंगा ना। लेकिन यदि मैंने 2 दिन बाद आपको हटाया तो इसका मतलब मैं आपको क्यों जिम्मेदारी दी है, क्या मैं समझ नहीं पाया हूं। तो मेरा व्यक्तिगत मत है ये, मेरा व्यक्तिगत मत और सशक्त मत है मेरा ये, कि जो भी हो ठोक पीट करके नेतृत्व देना चाहिए और फिर उसके पीछे पूरा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से।